हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सोयल साइंस, सोयल माइक्रोबायोलॉजी। आपके यहाँ एक सोयल माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट है। ओके, कुछ लोग इसको एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। पूरा एक पेपर है, उसको हम सोल्व करेंगे। पेपर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी होगा बात करूँगा और हिंदी में भी, ठीक है। जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इंग्लिश के होंगे तो वहाँ पर इंग्लिश पे एक्सप्लेनेशन की जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कारण यही है क्योंकि पेपर पूरा 3 घंटे का होता है, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा 1 घंटा शायद हो सकता है। बट कोशिश करूँगा को इसे जल्दी से जल्दी आपको ख़त्म करें। बेस से मेरी जो वीडियो है कुछ समय से नहीं आ रही थी। कारण ये था कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर पर थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा था। तो अभी आपका एग्ज़ाम है सोयल माइक्रोबायोलॉजी। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसका एक आपके यहाँ पर एक पेपर था इससे पहले, उस पर एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख लेना उसको। बट वो तो पेपर हो चुका है, अब देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब फंडामेंटल आपका ये एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है। सोयल, कुछ लोग इसको सोयल साइंस, सोयल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जानो किसी से भी है। बट एक हमेशा एक बात याद रखो, एक रेशियो होता है जो बैंक में लागू होता है, 80:20। इसको बैंक में भी, बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। बट ये कहता हूँ कि इसको हर जगह यूज किया जाना चाहिए, यानी कि ये हर जगह यूज किए जाने चाहिए। 80:20 रेशियो, 80:20 रेशियो या 80:20 क्या कहता है? ये कहता है कि आप 80% मत पढ़ो कि आपके 20% नंबर आए, ठीक है। आप 20% पढ़ो कि आपके 80% नंबर आए। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ते हो और स्टूडेंट हो, तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपको 20 क्या पढ़ना है, आपको 20% पढ़ना होता है स्टूडेंट, ताकि आपके 80% नंबर आए। और लेकिन जो 20% आप पढ़ो वो आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20% में भी आपने 1%, 5% पढ़ा है, 10% याद है, नहीं। 20% पूरे सिलेबस का 20% अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। और एक स्टूडेंट है कि 80% पढ़ा जा रहा है, पूरा सिलेबस कवर कर दिया, आता उस पर कुछ नहीं है, क्वेश्चन का आंसर वो दे नहीं पा रहा है। तो इससे होता है कि वो अपना टाइम खराब कर रहा है, वो अपना दिमाग में मतलब माइंड पर प्रेशर ले रहा है। बट प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी वही चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि आपको 20% में आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के आपके एग्जाम में आएंगे। और तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी 35-40+ नंबर आ सकते हैं। बट यही है, चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट हमारा आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले वीडियो ये रहा, सब्जेक्ट आप देख सकते हो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, कोड ये रहा इसका, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, यह आती है हमेशा है। 2 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, टोटल 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। ये 10 नंबर का आंसर, देखो 10 ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट इनको टैकल कर सकते हैं, वही स्टूडेंट इनका आंसर दे सकते हैं जो अच्छे से सिलेबस को पढ़ा है, ठीक है। वही ये 10 नंबर ला सकते हैं। मैं इनको क्वेश्चन को छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से ये छांटे जाते हैं और आपके सामने रखे जाते हैं। तो सॉरी, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या है कि जब नाइट्रोजन होती है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन किस सॉइल के में किस फॉर्म में पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इन विच फॉर्म इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन सॉइल। ओके, कि जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती हैं वो सॉइल के अंदर किस फॉर्म में या किस फॉर्म में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं, पहला ये क्वेश्चन है, हिंदी में मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। अब हिंदी में आता है, मृदा में अकार्बनिक नाइट्रोजन मुख्यतः किन रूपों में पाई जाती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की बात की गई, तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो सामने। नाइट्रोजन होती है मिट्टी में, कार्बनिक और कैल्शियम दोनों रूपों में पाए जाते हैं।
कार्बनिक ग्रुप की बात करें तो वो नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक रूप में, यानी कि नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में होती है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन का आंसर था कि आपसे पूछा गया था कि जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें जो अकार्बनिक नाइट्रोजन होती है किस फॉर्म में पाई जाती है, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में, ठीक है, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में पाई जाती है। ये हो गया, ओके। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, विच माइक्रोब्स हेल्प इन रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। ओके, कह रहा है कि जो क्षारीय मृदाएं होती हैं, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किस सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो किस सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किए जाते हैं आप देख लीजिए, उससे भी मैं आप देख लीजिए स्टूडेंट। ब्लू ग्रीन एल्गी हैव बीन रिसोल्व द रिक्लेमेशन ऑफ द सॉइल, उसका नाम है क्या, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो अगर आपके अल्कलाइन सोयल हैं और उसको आप सुधारना चाहते हो तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर आपसे पूछता है कि भाई अल्कलाइन सोयल को सुधारने, देखो एसिड सोयल को सुधारने के लिए आप लाइम का प्रयोग करते हो, ठीक है, सैलिन अल्कलाइन सोयल को सुधारने के लिए आप सल्फर जिप्सम का प्रयोग करते हो, वो अलग बात है। उसने ये नहीं पूछा है स्टूडेंट, उसने ये पूछा है कि किस माइक्रोब्स का प्रयोग करें। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणु, जबकि जो चूना होता है वो माइक्रोब्स थोड़े होता है भाई, जो सल्फर होता है वो माइक्रोब्स थोड़े होता नहीं। उसने पूछा है कि वो अगर आपकी जो सोयल है वो क्षारीय मृदाएं हैं, वो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, किस माइक्रोब्स का प्रयोग करेंगे, किस सूक्ष्म जीवाणु का प्रयोग करेंगे। उसका नाम है स्टूडेंट ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम बीजीई के नाम से सुनते हैं, ठीक है। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि जो अल्कलाइन सोयल होती हैं, अल्कलाइन सोयल सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अगर माइक्रोब्स नहीं पूछता है, अगर ऐसा पूछता है कि व्हाट इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सोयल, तो आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हो, जिप्सम कह सकते हो आप, कि आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि एसिड्स, यहाँ पर अगर एसिड आ जाता है, एसिड सोयल को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो लाइम का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, चूने का प्रयोग करेंगे। चूना आपने देखा होगा, चूना, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कलाइन सोइल को या सैलाइन सोइल को सुधारने के लिए आप किस माइक्रोब्स का प्रयोग करेंगे, तो उसका ध्यान रखना, उसका नाम है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। आशा करता हूँ ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक ये भी है, मिट्टी में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन, जो सोयल होते हैं, सोयल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है। वो कार्बनिक की बात करें, कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक हैं, जैसे अमोनिया NH4 है, नाइट्रेट है, NO3 के फॉर्म में होता है, NO3-। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। चलो आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, एजोला क्या है। एजोला क्या है, एजोलिक बायो फर्टिलाइजर्स होता है, ठीक है, जो आपका धान की जो फसल होती है उसकी उसमें ये डाला जाता है। ये एक फन होता है, एक्वेटिक फन होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये आपने देखा होगा, ये एजोला है। एजोला एक तैरती हुई फन है जो शैवाल है, यानी कि एक्वेटिक फन है। एक्वेटिक फन का मतलब होता है जो तैरता रहता है पानी के ऊपर, जो शैवाल से मिलती जुलती है। सामान्यतः एजोला धान की खेती या उथली पानी में उगाई जाती है, ये तेजी से बढ़ती है। ओके, ये बायो फर्टिलाइजर्स है, एजोला एक बायो फर्टिलाइजर्स है, ध्यान रखना, ठीक है। ये धान की उपज को इंक्रीज करने का काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी जो BEO है, बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो भी बिहार में, वहाँ से पूछा गया था कि व्हाट इज एजोला। एजोला इज एक्वेटिक फन। ओके, जिसने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा तो वो राइट है, बाकी गलत था। तो आप लोग स्टूडेंट्स ऐसे पढ़िए, देखो ऐसा नहीं है कि आपका BSc एग्रीकल्चर कहीं पूछा नहीं जाता, बहुत जगह पूछा जाता है स्टूडेंट। BSc एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स हर जगह पूछा जाता है। अगर एग्रीकल्चर इससे संबंधित वैकेंसी आएगी तो ये जरूर पूछेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन है, आंसर आपको मिल गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है स्टूडेंट्स की व्हाट इज डिफाइन डिफाइन, यानी कि डिफाइन कीजिए डीनाइट्रिफिकेशन विद एग्जांपल।
एक होता है नाइट्रिफिकेशन, एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, एक होता है नाइट्रिफिकेशन, एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन। दोनों को समझाइए हम। पहले हम देखते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। डीनाइट्रिफिकेशन, the removal of nitrogen from the biological nitrification and denitrification is a two-step process. The first step, the nitrification, ammonia is converted into the nitrate. जब आपकी अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, ओके, ये इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है साहब। क्योंकि इसमें जो अमोनिया है वो NH4 जो है आपका, NH4 यानी कि जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। और इनको कन्वर्ट करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, तो ये सब है। बट इसको ध्यान से पढ़ना कि नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट की जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में। तो जब अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे हम नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। ओके, ये बात समझ में आती है। सेकेंड स्टेप में जो नाइट्रेट्स जो होते हैं कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन। जब नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट जो होता है, ठीक है, वो जब वो किसी नाइट्रोजन गैसेस में नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, नाइट्रोजन का इंक्रीज होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, डिक्रीज होना, कम होना, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इतना भी अगर आप कहें तब भी चल जाएगा। बट अगर आपको एक डेफिनेशन देनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वे में है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये भी है। ओके, ये हिंदी में है, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में भी हैं। तो देखो नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण क्या होता है स्टूडेंट। नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो अमोनिया होती है, नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, उसे हम नाइट्रीकरण बोलते हैं। विनाइट्रीकरण वह प्रक्रिया होती है जब आपका नाइट्रेट जो होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम विनाइट्रीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो अगर नाइट्रोजन ऐड होती है स्टूडेंट तो नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण कहलाता है। अगर नाइट्रोजन का रिमूव हो रहा है, नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो विनाइट्रीकरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। ये मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम होता है, नाम सुना होगा, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं, थायोबैसिलस होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डीनाइट्रेशन की क्रिया को अंजाम देते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ऐसे नॉन मतलब एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती स्टूडेंट, ठीक है। और ये जब इनको काम करना होता है, ये जब एक्टिव होते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, उस समय ये प्रोसेस होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटाने की कोशिश करता हूँ, नहीं। देखो मैं रटाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बाद में बताऊँगा, मेरे जो सर हैं डॉक्टर रूप सिंह मित्री, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, IARI के एक्स साइंटिस्ट हैं, मैं उनसे मैं पढ़ा हूँ। तो मुझे कभी मैं नहीं स्टूडेंट को रटाने की कभी कोशिश नहीं करता हूँ, ना मैंने उनसे कभी रटने की कोशिश की। उन्होंने हमको ऐसा पढ़ाया है कि रटाना बिल्कुल नहीं है, रटना हमने कभी सीखा नहीं है। तो समझ लीजिए, समझोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जब उनका नाम आ गया है तो अपने गुरुजी का नाम आ गया है तो उनका चेहरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे सर थे, सर थे क्या, सर है अब भी, ठीक है। और ये इनका नाम डॉक्टर रूप सिंह मित्री है। अगर आप इनको सर्च करेंगे यूट्यूब पर भी तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। इनकी बात अगर मैं बात करूँ तो ये क्वालिटी अगर इनकी बात करूँ तो वास्तव में ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ओके। और सोयल साइंस से ये है MSc PhD, ठीक है। और ये RI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो प्रोजेक्ट होते थे, ठीक है, एक्स साइंटिस्ट हैं, इन्होंने छोड़ दिए जो। और ये अब क्या करते हैं, अब ये जो ISPCS एग्रीकल्चर होता है उनको पढ़ाते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। इनकी कोचिंग है एग्री कोचिंग दिल्ली, एग्री कोचिंग दिल्ली के नाम से ये पढ़ाते हैं। इनके यहाँ से JRF SRF MSc अगर आपको पढ़ना है, देखो अगर आपको JRF निकालना है, SRF निकालना है तो इनसे बेटर आपको नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में इनसे बेहतर आपको JRF SRF कोई नहीं करा सकता, ये मेरा आपसे बताता हूँ। क्योंकि मैं लगभग 1 साल इनके यहाँ रहा हूँ, पढ़ा हूँ वहाँ पर मैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है।
और जब इनका नाम आया है तो आपके सामने ये चेहरा है। और ये एक छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़। और अगर बात करें तो इनकी क्वालिटी की बात करें तो ये जो जिस तरह मैं सभी सब्जेक्ट को टैकल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अब केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, नहीं, मैं अगर आप कोई भी सब्जेक्ट मुझे देंगे तो मैं उसको पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो सीखा इनसे ही है क्योंकि ये मेरे गुरु हैं। तो बिल्कुल मैं ये अगर आप चाहें तो इसको नाम को सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट भी है इनकी और यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल पे ये बहुत ही कम आते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो मिल जाएंगी वीडियो। बहुत ही बेहतरीन ये प्रोफाइल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे अपना। उसके बाद आती हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मदर में नाइट्रोजन के रूप में खनिजीकरण से आप क्या, अरे द मिनरलाइजेशन क्या होता है, खनिजीकरण क्या होता है। ओके, क्वेश्चन पूछा है कि खनिजीकरण क्या होता है, तो हम चलो इस पहले खनिजीकरण को देख लेते हैं, मिनरलाइजेशन की बात करते हैं। देख सकते हैं मिनरलाइजेशन क्या होता है, खनिजीकरण क्या होता है। खनिजीकरण एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है स्टूडेंट, जिसमें क्या होता है, जो केमिकल होते हैं, जिसमें केमिकल प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, उनका डिकम्पोज होता है। ओके, कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोज होना, ठीक है, किसी केमिकल्स के थ्रू, उससे हम मिनरलाइजेशन कह सकते हैं। ये इजी होता है, ठीक है, इजी अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट्स। ये प्लांट्स में होना आसानी से, मतलब आसान है, प्लांट्स के थ्रू हो सकता है ये। तो ये सब मिनरलाइजेशन है। 2 नंबर में पूछा था, इतना ही डेफिनेशन आप दे सकते थे, इनफ था। बाकी अगर देखना चाहो तो यहाँ पर नहीं है, ठीक। ये तो आपके 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है इन 5 क्वेश्चन में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका आंसर मैं कमेंट में दे दूंगा। ओके, अब बात आती है इससे लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे बी की बात करते हैं। तो बी की बात देखते हैं। यहाँ पर शॉर्ट आंसर देने हैं आपको, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द सोयल माइक्रोबायोलॉजी। सोयल माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ओके, ये डेफिनेशन आपको देनी है। और इनको रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर, इनका क्या रोल है एग्रीकल्चर में। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनका एग्रीकल्चर में स्टूडेंट क्या रोल है, वो भी आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन और इसकी रोल। ये देख लीजिए, ये इंग्लिश में है। एजोला एक्चुअली क्या था, एजोला को मैं हिंदी में एक्सप्लेन किया था, इंग्लिश में नहीं था, बट मैंने बोला था वो एक एक्वेटिक फन है, लिखा है एक्वेटिक फन है। डो नॉट सर्वाइव इन द ड्राइनेस, यानी कि जहाँ पर ड्राइनेस का मतलब होता है जहाँ पर सूखा होता है, वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लाइव इन द कॉन्टैक्ट विद वाटर, ये हमेशा कॉन्टैक्ट रहते हैं, वाटर के साथ कॉन्टैक्ट रहते हैं। मेड ऑफ द वेजिटेबल एंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, पूछा भी जा सकता है वो कौन सा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है जो सिम्बायोटिक है, एसोसिएशन है। तो आप एजोला का नाम ले सकते थे। अभी प्रैक्टिकल हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय मैं खड़ा था उन एग्जामिनर के सामने, लेकिन स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाते, पता नहीं क्यों नहीं दे पाते। मैं ये बात हम कभी कभी सोचता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और वो क्या पढ़ता नहीं है, क्या वो इतनी भी चीज़ें नहीं पढ़ता है। स्टूडेंट यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं फाइनल तक। आप कुछ भी कर लीजिए, ये हमेशा रहेंगे, बायोटिक, सम्बायोटिक, नॉन बायोटिक, ये सब रहेंगे और आपको वही पढ़ना है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो ज़िंदगी भर आपका काम चलेगा। देखो नोट्स क्या होते हैं, नोट्स में मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग हैं नोट्स के बारे में कहेंगे अरे नहीं, नोट्स नहीं बनाना चाहिए। नोट्स एक पासपोर्ट होता है आपको फ्लाई करने के लिए। जिसे आप फ्लाइट में बैठते हो, तो जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप नहीं जा सकते। ओके, तो पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो आपके पास, इसी तरह जो नोट्स होते हैं आपकी सक्सेस का एक पासपोर्ट होता है। तो नोट्स ज़रूर बनाइए आप, छोटे बनाइए, चाहिए आप उसको थोड़ा सा कंसाइज कीजिए चाहिए, बट नोट्स आप रखिए और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिसको आप जल्दी बोल सकते हैं उसको लिखिए वो, ठीक है। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इन द सोयल। ओके, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और सोयल को देते हैं, तो ये काम करता है एजोला। ये इंग्लिश में नहीं था, वहाँ पर हिंदी में लिखा था, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। डेफिनेशन की बात आती है स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी।
तो सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, बिल्कुल साइंस की ब्रांच है, डीलिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज इन द सोइल, फंक्शन एंड हाउ द इफेक्ट सोइल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि जो एक ब्रांच है, विज्ञान की एक ब्रांच होती है जिसमें हम मृदा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसकी एक्टिविटी का अध्ययन करते हैं सोइल के अंदर, और उसके जो फंक्शन है, उसके जो कार्य हैं और वे कैसे सोइल की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है, तो वो सोइल माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ओके, ये आपका सोइल माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, ये सब देखो जो सोइल होते हैं इन द अपर लेयर ऑफ द सोइल 30 to 10 to 30 सेंटीमीटर ऑफ ओरिजिन है। अब ये जो 10 से 30 सेंटीमीटर ऑफ ओरिजिन, ये का मतलब है, ओरिजिन का मतलब होता है संस्तर। क्या होते हैं? संस्तर। क्या होते हैं? संस्तर होते हैं। अब ये हॉरिजॉन को समझ लीजिए क्या होता है। जब हम मिट्टी को वर्टिकल लेयर में कट करते हैं तो उसमें कुछ लेयर दिखाई देती है। वर्टिकल में कट करेंगे, जब आपने देखा होगा कि जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स लगाते समय तो आप एक इस तरह का लेते होंगे हाथ से पकड़ने का, और ऐसे ऐसे वो घूमते ऐसे ऐसे करता है वो, तो उसमें वर्टिकल होता है। वो वर्टिकल मतलब क्षैतिज होता है। और जब मिट्टी में वो ऐसे कटता है तो उसमें इस तरह से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह की लेयर दिखाई देंगी। अगर आपने सोइल साइंस में पढ़ा होगा, फंडामेंटल सोइल साइंस में अगर आपको किसी ने पढ़ाया है तो सोइल प्रोफाइल पढ़ाया होगा, तो सोइल प्रोफाइल में जो लेयर्स होती हैं उन्हीं को ही हम संस्तर बोलते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है, आप आराम से इसको लिख सकते थे। दोनों ये 2.5 नंबर का है, 2.5 मार्क्स का ये था, अगर आप लिख सकते थे तो। बट अगर नहीं लिख सकते हैं तो याद कर लीजिए, हो सकता है कल के एग्जाम या परसों के एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम हो तो उसमें ये पूछे जाए। अब ये रोल ऑफ माइक्रोब इन सोइल, माइक्रोब्स जो होते हैं उनका क्या रोल है उसके बारे में ये था। देखो इसमें बहुत ये रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया है, फंगस है और वायरस है, ये तीन चीज़ें होती है। जो नाइट्रोजन होते हैं वो नाइट्रोजन की बात करें तो पार्टिसिपेट करते हैं एज ए सॉरी तो ये क्वेश्चन था कि रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब इन सोइल, तो आंसर आपके पास ये है। इंपॉर्टेंट रोल है, आप इतना लिख सकते थे। बैक्टीरिया के बारे में बता सकते थे, फंगस के बारे में बता सकते थे, और वायरस का क्या रोल है उसके बारे में भी आप बता सकते थे। तो क्वेश्चन का आंसर देना स्टूडेंट्स, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, तुक्के मारते हैं, ये लिख दिया, मिक्स करके बना दिया। ऐसा नहीं होता है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होता है। अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको सिस्टमेटिक तरीके से देना होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिख दोगे। हो सकता है कि आपको नंबर मिल जाए, बट वो क्वालिटी नहीं होती है स्टूडेंट। वो लिखने का जो क्वालिटी होती है वो हर आदमी के पास, हर स्टूडेंट के पास नहीं होता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख ली, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर को आपको सिस्टमेटिक तरीके से देना था। इतना लिखते हैं तो आप बता सकते थे कि सर इसमें जो नाइट्रोजन है, बैक्टीरिया लिख के, पार्टिसिपेट है इन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, फास्फेट मोबिलाइजेशन का काम करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स में है, बायो पेस्टिसाइड में है, ये फाइटो रेमिडेशन में है, और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में है। इतना आप लिख सकते थे। इसी तरह जो फंगस का रोल है वो पार्टिसिपेट फास्फेट में है, डिकम्पोज करने का काम होता है। बहुत सारे फंगस होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का नाम आपने सुना होगा, बायो पेस्टिसाइड का नाम आपने सुना होगा, ये भी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में है। और उसके बाद वायरस के बारे में तो आप बायो पेस्टिसाइड के बारे में जानते होंगे। इतना भी अगर आप लिखते स्टूडेंट तो आपको नंबर उसमें अच्छे मिल जाते। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। Define of soil microbiology and discuss their role in role in soil. Okay, soil organism. Okay, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से देखो क्वेश्चन में पहले कहता हूँ कि क्वेश्चन जो 2 साल के प्रीवियस पेपर हैं उनको सोल्व कर लीजिएगा। बट आपके पास तो अभी 1 साल का ही है, आपके जो नेक्स्ट अभी स्टार्ट हुआ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट एक क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसे समझिए कि किस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया है पूरा, ठीक है, आप इसमें देख सकते थे। दूसरा है डिफाइन द प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका।
एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, प्राकृतिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में हमेशा आता है 5 नंबर का अंतर, कभी कभी 10 नंबर का। ये क्वेश्चन 5 नंबर 10 नंबर का है, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो ये क्वेश्चन आएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, ठीक है, इसमें डिफरेंस आपसे पूछेगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, उसमें डिफरेंस आप लोगों से पूछ सकते हैं, 5 नंबर का है, ध्यान से रख लेना। अगर आपने याद नहीं किया तो इसको याद करके जाइएगा। और फास्फोरस चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, फास्फोरस साइकिल क्या होती है, वो जरूर पढ़िए। क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ इनको पढ़ के जरूर जाना स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ के जाना सिस्टमेटिक तरीके से। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। बाकी डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन समझ लेते हैं आप लोग। देख लीजिए स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर देख लीजिए, that the primarily single celled organism found in the bacteria and additional dominants are known as prokaryotic। अब देखो जो ये जो लिखा है अर्चिया क्या होता है, अर्चिया एक की मैं बात करूँ, देख लीजिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये इनके मीनिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो जो ऑल लिविंग जो थिंग्स होती हैं कैन बी डिवाइड इनटू द थ्री बेसिक डोमेन्स। नंबर एक बैक्टीरिया होता है, यूकैरिया होते हैं और अर्चिया होते हैं। ये सब तीनों चीजों से मिलने के बाद ये तीन बेसिक डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, तो ये चीजें हैं। बट अगर आप बात करें तो ये देख लीजिए, ये एक प्राइमरी यानी प्राथमिक सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक कोशिका जीवाणु है और ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया में पाई जाती है, आगे मैं दिखाऊंगा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, ये बात है। दीज ऑर्गेनिज्म आर द मेड फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल, द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एनिसेंट सेल, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर मेड फॉर किसके बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। ये स्मॉलेस्ट होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं और मोस्ट एनिसेंट सेल है, बहुत ही पुरानी ये कोशिका है। ओके, देखना चाहोगे तो यहाँ पर देख लेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के पर होगा। ओके, ये बैक्टीरिया सेल है, तो बैक्टीरिया सेल्स में अगर देखेंगे तो हम ओके हाँ, बैक्टीरिया में पाई जाती है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाएगा आपसे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। डेफिनेशन भी आ सकती है और ये आपसे 5 नंबर का या 10 नंबर 5 नंबर का भी हो सकता है। जो ग्राम रिएक्शन होता है वो किस में होता है, द बैक्टीरिया दैट रिटेन द कलर ऑफ द प्राइमरी स्टेन, ठीक है, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो क्रिस्टल वायलेट अगर कलर हो जाता है तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। द बैक्टीरिया दैट कैन नॉट बी रिटेन द प्राइमरी स्टेन बट टेक्स ऑन द कलर ऑफ द कंटेस्टेंट ग्राम निगेटिव। अगर इसमें किसी तरह का कलर आता है, वायलेट कलर आता है तो ग्राम पॉजिटिव, अगर नहीं कलर नहीं आता है, अगर आप उसमें किसी तरह का स्टेन नहीं होता है, लेकिन जो कलर होता है वो सेफरीनियन होता है, तो उसे हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद कोशिका है सेल वेल। इसमें सेल वेल कोशिका यानी कितनी थिक होती है, पतली होती है, 20 से 30 नैनोमीटर की होती है। इसमें जो थिन होती है यानी कि जो थिक होती है, थिक मतलब होती है थोड़ी सी पतली से थोड़ी मोटी होती है, और ये थोड़ी पतली होती है। जैसे अगर हम कहीं ये तो बिल्कुल है इस तरह की और ये इस तरह से है, अगर इस तरह से है तो ये आपका थिक कहलाती है, जो थिन होती है वो पतली होती है। ओके, इसकी ये देख सकते हैं कितने मीटर होते हैं, नैनोमीटर। पेप्टोसाइल लेयर होती है, इसमें थिक होती है, मल्टी लेयर होती है, उसमें थिन सिंगल लेयर होती है। एलपीएस कंटेंट लिपो पॉलीसेकेराइड, ठीक है, इसमें नहीं होता है, इसमें कम नॉन होता है और इसमें हाई होता है। ओके, ध्यान रखना है ना, नॉन और हाई। इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मिक स्पेस होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें आउटर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। लिपिड एंड लिप्टोप्रोटीन कंटेंट की बात करें, इसमें लो होता है, इसमें हाई होता है। ये ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आएगा आपके एग्जाम में, कल देख लेना। ये एग्जाम्पल है, इसके ये एग्जाम्पल है। हो सकता है कि आप लोगों से प्रैक्टिकल में पूछ लिया गया हो, ठीक है।
जरूर पूछा होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के बारे में, मुझे पता है। ऐसा नहीं हो सकता एग्जामिनर इसके बारे में ना पूछ पाए। अगर आपसे इंटरेक्शन हुआ होगा तो पूछा होगा। ऐसे भी देख सकते हो, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन प्राकृतिक सेल की बात करें तो ये सब इस तरह से होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक सेल। ओके, सिंगल होता है नियोकोकस जो सिंगल होता है, डिप्लोकोकस पेयर होते हैं, इसमें टेट्राड जो होते हैं ग्रुपिंग में होते हैं। तो ये सब चेन देख लेना, स्ट्रेप्टोकोकस जो चेन ऑफ, ये सब पढ़ लेना। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका भी देख लेते हैं भाई। यूकैरियोटिक कोशिका जो मोर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक, उसमें तो एक कोशिका होती थी, एक सिंगल कोशिका होती थी, इसमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बट अगर आपको डिफरेंस समझना है तो उसमें केंद्रक होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये बहुत ये भी है, अनसेलुलर होता है, अकोशिकी होती है, अकोशिकी होती हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर एंड न्यूक्लियर एनिमल्स होते हैं, फंगी है प्रोसेस में। तो ये सब तरीके से हैं, आप लोग इसको देख लेना भाई। प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस है बिटवीन द प्लांट सेल, ये नहीं पूछा जाता है प्लांट सेल, ठीक है। और इसमें ये सब चीजें हैं, राइबोसोम वगैरह पढ़ के चले जाना, हो सकता है कि सेल और कोशिका ये सब है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस ये रहा जो आप लोग पूछ रहे थे। इसमें डीएनए होता है और इसमें डीएनए नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग ये भी देख सकते हो। सॉरी, इसमें दोनों में डीएनए होता है, लेकिन इसमें सर्कुलर होता है और उसमें लाइनर होता है। इसमें नो ऑर्गेनिल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे मेंबर नहीं तो बाउंड मतलब बंधे रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड नॉट मेंबर नहीं बाउंड, ओके। इसमें सिंगल होता है, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। इसमें प्लाज्मा मेंबर क्या होती है, टिपिकली होती हैं। इसमें प्लाज्मा मेंबर विद द रिसेप्टिकल्स होती हैं। केमिकली कॉम्प्लेक्स, ये देख लेना, ये साफ नहीं दिख रहा है, पीपीटी साफ नहीं दिख रही है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको जरूर, इसमें डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये था इतना क्वेश्चन था। आप पूछा गया था कि प्राकृतिक यूकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है उसकी। तो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, तो डिफरेंस भी आपको समझाया है। उसके बाद स्टूडेंट आता है आपका फॉस्फोरस साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आ सकता है, फॉस्फोरस साइकिल आपसे आ सकता है, ठीक है। ये इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, ये देख लेना इसको जरूर। ये आपका फॉस्फोरस साइकिल है। फॉस्फोरस साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ द फास्फोरस फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म एंड द बैक ऑफ द एनवायरनमेंट। कह रहा है कि जो फास्फोरस एक साइकिल होता है, एक मूवमेंट होता है जिसमें फास्फोरस इन्वायरमेंट से मतलब इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में आती है, फिर बैक फिर दोबारा से इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस साइकिल बोलते हैं। पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है। द फॉस्फोरस साइकिल में भी आल्सो द रेफर्ड इज द मिनरल साइकिल ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अनलाइक द अदर साइकिल, फास्फोरस कैन नॉट बी द फाउंड इन द एयर इन द गैसियस स्टेट। द फॉस्फोरस साइकिल इज स्लोविश साइकिल, धीरे धीरे वाली, धीरे धीरे स्लो साइकिल है, धीरे धीरे से इसमें चक्र चलता है, ओके, ठीक है। बहुत सारे हैं, आगे देख लीजिए। द एटमॉस्फेयर डज नॉट प्ले द significant role in the movement of the phosphorus because the phosphorus and the phosphorus based on the compounds and usually solid at the typical range of the temperature and pressure found in the earth, okay। ये सब चीजें हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ चीज एक्सप्लेनेशन की करनी है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये फॉस्फोरस साइकिल, ओके, ये फॉस्फोरस साइकिल होती है, ये कैसे होती है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन इनटू द सेडिमेंट्री रॉक्स, वही है, चक्र है। यहाँ से फास्फोरस इधर से निकलेगा, एनवायरमेंट में जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये प्रोसेस चलती रहती है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। ये डायग्राम जरूर बना देना एग्जाम में, अगर ये आता है तो डायग्राम जरूर बना करिए। नाइट्रोजन साइकिल आपसे पूछ सकते हैं, फास्फोरस साइकिल आपसे पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन दोनों आने की संभावना है दोबारा से, ठीक है।
फास्फोरस का एटीपी में हुआ, फिर उसके बाद रोक्स हुआ, फिर रन ऑफ हुआ, फिर रन हुआ, फिर उसके बाद, तो ऐसे ही सर्किट चलता रहता है इसमें। ठीक है, ये सब फास्फोरस साइकिल है। प्लांट से इसके बायो ऑर्गेनिज्म बने, फिर इसके सोलुबल फास्फोरस बना, फिक्सड बना, ये सब चलता रहता है। सॉरी, चलो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव रासायनिक रोग कीटनाशकों को बढ़ते प्रयोग को कम करने। अच्छा, कह रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द ग्राउंडिंग, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, जो कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कह रहा है कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव जो रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों के बढ़ते हुए प्रयोग को कम कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, उस पर आपको लिखना था। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, ये इसका पीपीटी में आपको भेज दूंगा। और उसके बाद है लास्ट आपका ब्लू ग्रीन एल्गी पर शॉर्ट नोट आपको लिखना था, वो मैंने अभी बताया है। बायो पेस्टिसाइड क्या होता है, देखो एक बात सुनो, पेस्टिसाइड ऐसा केमिकल या दोज केमिकल किल द पेस्ट, अगर पेस्ट को किल कर देगा उसे हम पेस्टिसाइड बोलेंगे, इंसेक्ट को किल कर देगा तो इंसेक्टिसाइड बोलेंगे, हर्ब को किल कर देगा तो हर्बिसाइड बोलेंगे। दैट इज द पॉइंट। ओके, तो बायो पेस्टिसाइड मतलब जो जीव फर्टिलाइजर्स यानी कि जीवों को नष्ट करने वाले ऐसे केमिकल्स, जीव अवकरण ये डिग्रेड आप छोड़ सकते हैं। और दूसरा है आपका बायो फर्टिलाइजर्स। ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है जो जैव उर्वरक, यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर जो जीवों से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए गए हों, उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो बायो फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, यहाँ से लिखा है यहाँ पर। ओके, बायो फर्टिलाइजर substance which the content the living organism, जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, when applied to seed, जो अप्लाई किए जाते हैं बीज पे, पौधों पे, प्लांट्स पे या सॉइल की सरफेस पे, तो ये सब चीजें आप है जो न्यूट्रिएंट होस्ट करता है, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है, वो सब बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, मतलब एक न्यूट्रिएंट्स है जो नेचुरल प्रकृति की प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ये सब चीजें हैं। और जिससे क्या होता है प्लांट ग्रोथ करता है फ्रेंड। ये सब बायो फर्टिलाइजर्स डेफिनेशन है। कौन टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स भी आ सकते हैं, टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, एक्वाटिक फन होगा यानी कि एजोला जिसे आप कहते हैं, वो सब इसमें आते हैं। और जो अर्थवर्म होते हैं जिसे आप केंचुए कहते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि किन्हीं दो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के नाम बताइए, तो आप सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम एजिस्पेरिलम दोनों हैं, आप लिख लीजिएगा। जो लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हैं एजिटोबैक्टर और आपके कैल्वियसिलिया। ठीक है, ये सब बायो फर्टिलाइजर आगे आप देख लें, एल्गल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर्स है, फास्फेट सोलुबलाइजिंग फर्टिलाइजर है, फंगल्स है, अथवा में बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स आप देख सकते हैं। तो ये सब स्टूडेंट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। राइजोबियम ठीक है, लिव इन रूट्स हेयर एंड द लेग्यूम द फॉर्मिंग द नोडल्स। राइजोबियम क्या होता है, जो दलहनी वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ओके, ये सब आप देख सकते हैं। बढ़िया एक स्लाइड मिलाया हूं आप लोगों के लिए, इसको मैं भेज दूंगा आपके पास। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया इनसाइड नोडल्स में है, ये राइजोबियम अलग है। एजिस्पेरिलम ये देख लीजिएगा, सीरियल, जो सीरियल्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ही पाई जाती है, जैसे कि आपके धान है, मक्का है, ज्वार है, ये सब अनाज वाली जितनी फसलें होती हैं उसके अंदर कौन सा होता है, एजिस्पेरिलम होता है। ये सब देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं आप लोग। फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे एजिटोबैक्टर हैं, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया, अगर आप नाइट्रोजन भी नहीं दोगे तब भी ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे, इस तरह के नाइट्रोजन होते हैं। एजिटोबैक्टर क्या होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। ये अल्कलाइन एंड जो न्यूट्रल सोइल होते हैं उसके उनमें पाए जाते हैं।
एजिटोबैक्टर की बात करें तो स्टूडेंट देखो, अब देखो अल्कलाइन सोइल और न्यूट्रल सोइल की बात करें तो अल्कलाइन सोइल का मतलब होता है कि जिनका पीएच मान 9 से ज्यादा होता है। ओके, जो 7 होते हैं वो न्यूट्रल पे होते हैं, 7 से कम जो होते हैं वो एसिड पे होते हैं। ये सब चीजें हैं और ये आप लोगों को देख लेना सब, मास प्रोडक्शन वगैरह सब ये पीपीटी मैं आप लोगों को भेज दूंगा बायो फर्टिलाइजर्स की बात में। चलो ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है स्टूडेंट दो, ठीक है, सोइल माइक्रोबायोलॉजी का ओवरव्यू, मैंने एग्जाम का ओवरव्यू दिया है आप लोगों को। देखो 3 घंटे का पेपर है और 1 घंटे में इसको एक्सप्लेन है, 40 मिनट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, आप लोग समझते हैं। बट मैं आपको एक आइडिया देकर जानना चाहता हूँ कि आप लोग जब आप पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो स्टूडेंट, ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चन आप लोगों के 2-2 नंबर में आने की संभावना है। देखो, प्रोडिक्टिव कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। डीएनए जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन आ सकता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, एमाइड के फॉर्म में लेते हैं, ये हो सकता है, ये पूछ लिए। आप लोगों से पूछ ले कि जो आपका जो किन्हीं सहजीवी बैक्टीरिया के नाम लिखिए, संबायोटिक नॉन संबायोटिक के नाम लिखिए, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेंगे आप लोगों से 2 नंबर में। हो सकता है कि आपसे किसी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो आपका इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, जैसे कि मैं बात करूं, अभी जो अभी पूछा गया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार करके दीजिएगा और आकर एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर मेरा स्टूडेंट है तो वो हमारे साथ, मतलब मेरा मतलब डिपार्टमेंट में है, बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और अगर हम वहाँ पढ़ाते हैं तो अगर वो है तो वो ग्रुप में भी मुझको या फिर पर्सनली मैसेज कर सकता है, उसको पता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो वो देख लेना, ओके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों के बीच में। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, ओके बाय।